हाउएवर इनको लास्ट पॉडकास्ट से मुझे पता चल चुका था कि इनको डॉक्टर अपने नाम के सामने अच्छा नहीं लगता है क्योंकि रिलेटिव्स अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे माफ़ करिएगा, मेरी शैली में आ चुका है कि मैं सभी को संबोधित करता हूँ डॉक्टर बोल करके ही। और हुँ। आज का जो हमारा मैं पॉडकास्ट क्या कहूँ, मैंने इनके साथ बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन करा था। तो आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं, हम लोग खास करके टेली कंसल्टेंसी पे बातें करने वाले हैं। टेली कंसल्टेंसी का जो बात होगा, डॉक्टर यमराज भी मेरे साथ सहमत होंगे इस बात पे कि लोगों को लगता है कि टेली कंसल्टेंसी आप एक अलग ही ज़ोन में आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या फिर आप क्लिनिक्स में नहीं ओरिएंटेड हैं, तो ही आप टेली कंसल्टेंसी कर रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर यमराज? Yes, yes, yes. I can hear clearly. लेकिन आप ये देखिए कि मतलब किसी भी आप पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, तो रोज़ हमारे रिलेटिव्स कह लीजिए या फिर हमारे कोई भी पेशेंट होता है, वो टेली कंसल्टेंसी का एक पार्ट बन ही जाता है। कोई ना कोई पेशेंट जो हमें आज दिखा के जाता है, वो शाम को फिर फ़ोन करके पूछता है कि सर बुखार तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये टेस्ट कहाँ से कराना है, नहीं कराना है। तो जहाँ पर भी आपका फ़ोन रिंग हो जाता है, ठीक है? और आप उसको रिसीव कर लेते हैं या फिर आप किसी फ़ोन में किसी मैसेज का भी रिप्लाई करते हैं, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ टेली कंसल्टेंसी। और उसके लिए भी आपको बहुत सारी लीगैलिटीज़ में पढ़ना पड़ सकता है, तो यही सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मेडिको लीगल तो केसेस और ये जो हमारे फॉरेंसिक के जो केसेस हैं, उसपे मैंने बहुत लंबा चौड़ा एक सर को पैराग्राफ लिख कर के भेजा था, हमने एजेंडास डिस्कस किए थे। तो सर ने कहा कि इस चीज़ को एक लाइव सेशन में तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। हाउएवर हम लोग अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इस पूरे लाइव की एक श्रृंखला बना देंगे, एक सीरीज़ बना देंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है? रिस्पॉन्स भी देख लेंगे कि आज हमारा जो ऑडियंस है हमारे साथ सही तरीके से इंटरैक्ट कर पा रहा है कि नहीं, या फिर उसे कुछ और ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे तरीके से एड्रेस भी राहुल करेगा और सारे की सारी चीज़ें आएँगी। अब डॉक्टर यमराज, मैंने आपको 2 मिनट तक कुछ बोलने ही नहीं दिया, माफ़ करिएगा, प्लीज़ कंटिन्यू नहीं, नहीं, करिए। राहुल त्यागी का मैसेज आया यमराज जी, मैं उनको हाय बोलना चाहता हूँ। हाय राहुल त्यागी जी। मैसेज आया। ठीक। तो हुँ, हुँ। डॉक्टर यमराज, आप ये बताइए कि जो टेली कंसल्टेंसीज़ होती हैं, उसमें कहाँ-कहाँ से जो लूप होल्स होते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जहाँ पर एक आम प्रैक्टिस करने वाला जो डॉक्टर है, जो अभी-अभी नया प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, तो वो बेधड़क होकर के अपना टेली कंसल्टेंसी भी कर सके, पेशेंट्स को भी देख सके, और कहाँ पे कोई पॉट होल होगा या फिर लूप होल होगा जहाँ पे वो गिर सकता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। एक बार बस एक इंट्रोडक्शन में बता दीजिए कि टेलीमेडिसिन और फोरेंसिक मेडिसिन में क्या सामंजस्यता है? मतलब क्या लिंक है कॉमन? लाइक टेलीमेडिसिन इज़ जनरली एक ऐसी चीज़ है कि आज के जहाँ पे जो पुअर पीपल हैं और जहाँ जी, पे क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन या ट्रैवल का सिचुएशन नहीं है। लाइक अगर जी, कोई गाँव में है, विलेज में है, अगर उसको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए उसको कम से कम भी 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करके एक स्पेशलिस्ट के पास आना पड़ता है एंड देन जी, उसके बाद उसको उसका कंसल्टेशन लेना पड़ता है। बट बिल्कुल, जो टेलीकम्युनिकेशन से क्या हो रहा है, टेलीमेडिसिन से क्या हो रहा है कि ही डजंट हैव टू गो ऑल थ्रू दिस। He can just sit here, explain his symptoms, and like that he can also do this. Okay, so उसके लिए क्या पेशेंट की भी वो हो जाता है, डॉक्टर्स का भी टाइम बच जाता है, पेशेंट का भी टाइम बच जाता है, बट इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो टेलीकंसल्टेशन कब अवेलेबल हो सकती है? जब कोई रेगुलर पेशेंट हो। क्योंकि इन इमरजेंसी इन यू कैन नॉट डू टेलीकंसल्टेंसी। लाइक इन रेयर केस यू कैन डू, बट इमरजेंसी के अंदर यू कैन नॉट डू टेलीकंसल्टेंसी। बट अगर जैसे किसी को नॉर्मल सिम्पटम्स हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई रैशेस है, ऐसी चीज़ जिसको फिजिकल एग्जामिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, लाइक पाल्पेशन और स्टेथोस्कोप से सुन के, तो उन केसेस में टेलीकंसल्टेंसी ईज़िली की जा सकती है। मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे आज रिसर्चेस करी हैं टेलीमेडिसिन के होने वाले जितने भी इंडिया पे केसेस हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि डॉक्टर को जान के रखनी चाहिए अपना प्रैक्टिस को उतरने से पहले, उसकी मैंने 4 केस सिनेरियोस बता के रखा हुआ है। मैं सिनेरियो नंबर 1 आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ एक नॉर्मल डॉक्टर कर सकता है। पहला है सिनेरियो 1, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और उसके लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है? जैसा कि आपने बताया इमरजेंसी केसेस का। तो एक डॉक्टर मेहता है, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन है मुंबई में। मुंबई में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वो एक एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन है, वो आरएमओ की पोस्ट पे ही नियुक्त है या फिर अपने अंदर पेशेंट भी साइड-साइड से एडमिट भी करता है। एक रात उनके पास एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है, जो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है और सीवियर ब्लीडिंग हो रही है।
हॉस्पिटल वाले, उनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो बोलते हैं कि वो मेडिको लीगल केसेस को कभी हैंडल नहीं करना चाहते हैं, तो डू नॉट एडमिट। उसको मैनेजमेंट ने बोल के रखा हुआ है कि ऐसे केसेस को ना बैटिंग कर लो, मतलब आप आगे भेज दो, रेफर कर दो, लेकिन ऐसे केसेस को मत देखो आप। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि पेशेंट की का कंडीशन बहुत खराब है और डॉक्टर मेहता कंफ्यूज हो चुके हैं। डॉक्टर मेहता वो सोच रहे हैं कि अगर एडमिट नहीं करते हैं तो नेग्लिजेंस का केस हो सकता है, क्योंकि आपने पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया, आपने नहीं देखा तो आप पे नेग्लिजेंस का केस लगा देगा। और अगर पुलिस बिना बताए अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर लीगल इश्यूज हो सकता है। तो ऐसे-ऐसे में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, मैं 3 लीगल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमें डिस्कशन में आगे बढ़ सकते हैं कि ड्यूटी ऑफ केयर वर्सेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। सुप्रीम कोर्ट का एक कुछ रूलिंग इसमें कोई गाइडलाइंस है कि नहीं? और पुलिस रिपोर्टिंग के दौरान क्या-क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? तो सर इस 3 हेडिंग पे अगर आप बोलेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है कि इससे डाउट बहुत से लोगों का क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में आता है, तो जी। यू हैव टू ट्रीट, यू कैन नॉट रेफर हिम, यू कैन नॉट बैटिंग जो आप बोल रहे थे, वो आप बैटिंग नहीं कर सकते, तो आपको उसको ट्रीट करना है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और जो भी नया है सेक्शन 30 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, द अच्छा, कंसेंट इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। Okay, the consent is implied by the law. It is like that, and it is not for all other procedures. It is only for life-saving procedure. अगर मान लो अच्छा, उस पेशेंट का, उसको आपको दिख रहा है कि हेड इंजरी है, आप नॉर्मल साइन सिम्टम्स देख के देख रहे हो कि उसके हेड पे चोट लगी है, उसका जितने भी साइन सिम्टम्स है हेड इंजरी के, दीज आर ऑल पॉसिबल, तो यू हैव टू एडमिट इट एंड यू हैव टू ट्रीट हिम विदाउट एनी, लाइक यू कैन नॉट रेफर हिम, बिकॉज अगर आपने रेफर कर दिया तो जो गोल्डन पीरियड है वो चला जाएगा एंड ही विल डाई। एंड उसके हिसाब से आपके ऊपर केस हो सकता है कि इमरजेंसी के टाइम में आपने पेशेंट को कैसे रेफर कर दिया। ओके, तो एंड सेकेंड थिंग, ऐसा नहीं है कि अगर वो अनकॉन्शियस है तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ओनली फॉर हाँ, लाइफ सेविंग, ओनली यू कैन डू लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स ऑन दिस पेशेंट, क्योंकि जब वो होश में आता है तो आगे प्रोसीजर्स जो भी है उसी से पूछ के करने हैं। अगर मान लो उसका फीमर फ्रैक्चर है, क्रश्ड है, तो यू नो कि अगर उसका एम्पुटेट नहीं किया लिम्ब तो ही विल डाई, यस, यस, यस। बिकॉज फीमर क्रश है तो ब्लीडिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी, तो यू हैव टू एम्पुटेट हिज लिम्ब। अगर कोई भी नहीं है, किसी की भी परमिशन नहीं है, तो कंसेंट इज इम्प्लाइड। सेक्शन 30 जो बीएनएस का है, इट सेज दैट कि एक्ट डन इन गुड फेथ इज, इसके लिए जो कंसेंट है वो लॉ के थ्रू इम्प्लाइड है। ओनली इन डन इन गुड फेथ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा। ओके, सर, यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस भी पढ़ा था और मैं व्यूअर्स को भी बता देना चाहूँगा कि पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दे के रखी हुई है कि कभी भी इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो बॉल आपके कोर्ट में है, बेनिफिट डाउट भी आप ही को ही मिलेगा और आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको मना करता है, ठीक है, या फिर आप पे दबाव डालता है, आपको खुद ही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वालों को बोलना पड़ेगा कि वो पुलिस केस एक दर्ज करे। और वो भी एक एक्ट आता है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010। तो आप उसके तहत अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट में भी बोल सकते हैं कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। और तो सर इन अगर केसेस यहाँ पर पर इंटीमेशन देना तो कंपलसरी है, बिकॉज इट इज अ मेडिको लीगल केस। जी, एक्सीडेंट जी। जब भी होता है तो मेडिको लीगल, एंड यू हैव टू नोट ऑल द इंजरीज, जो जो भी इंजरीज उसकी बॉडी पे हुई है, जितनी टाइप की इंजरीज हुई है, लैसरेशन, कंट्यूशन, एब्रेशन, एवरीथिंग यू हैव टू नोट इट एंड डू द ट्रीटमेंट आल्सो। दिस इज दीज आर बोथ द मेडिकल एंड लीगल ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप केवल ट्रीट ही करोगे, यू हैव टू आल्सो नोट द। रिसेंटली जैसे अभी सैफ के केस में हुआ, अब वो उसके ऊपर स्टैबिंग का केस हुआ, ही वेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मना करते कि भाई ये तो मेडिको लीगल केस है, वी कैन नॉट हैंडल इट। उन्होंने किया ना हैंडल, बट उन्होंने जो हाँ, बनाया उसके ऊपर उन्होंने सबने लिख दिया लैसिरेशन, क्योंकि मेरे पास जो इंजरी रिपोर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है लैसिरेशन लैसिरेशन। बट अगर कोई मेडिको लीगल एक्सपर्ट होता या फोरेंसिक हाँ। एक्सपर्ट होता तो ही वुड हैव रिटन इंसाइज्ड वुंड्स। ओके, बट जो सर्जन्स हैं और जो फिजिशियंस हैं या जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं,
उनको लैसिरेशन और इंसाइज वुंड में बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता कि जो लैसिरेटेड वुंड्स है वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो इंसाइज वुंड है वो शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स से होते हैं। जी। सर, यहाँ पर एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर आपने पुलिस की रिपोर्टिंग नहीं करी, ठीक है? या फिर आपके हॉस्पिटल वालों ने नहीं किया, आपने कहीं पे मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत या फिर आईपीसी 202 के तहत इंटेंशनल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स आप पे ही आरोप लग जाएगा कि आपने जानबूझकर के फैक्ट्स को छुपाया। तो ये तो बहुत ही अगर मैंने हॉस्पिटल को Yeah, बोल this दिया और is the हॉस्पिटल के legal duty मैनेजमेंट of a doctor. जी? This is the legal duty of a doctor. जो अच्छा, भी अननेचुरल केसेस आते हैं, एक्सीडेंट, सुसाइड, होमिसाइड, पॉइजनिंग, इसका पुलिस इंटीमेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एवरी हॉस्पिटल एज ए पुलिस चौकी, हर हॉस्पिटल के अंदर एक पुलिस चौकी होती है और जी। उससे अटैच पुलिस, तो यू हैव टू इन्फॉर्म दैट कि हमारे पास ऐसा ऐसा केस आया है और इसका आपको मेडिको लीगल केस रजिस्टर करना पड़ेगा। इवन इफ इट इज अ फॉल इन अ होम, खुद से गिरा हो चाहे बाइक चला के, तब भी उसकी अच्छा, एमएलसी बनेगी। अगर डॉक्टर ये नहीं करता है तो ये डॉक्टर की गलती है। वाह! हम लोग मोस्टली ये सारी चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और यानी कि करेक्ट एक्शंस के 4-5 जो आपने पॉइंट्स बनाए, एक बार मैं जो केस सिनेरियो नंबर 1 चल रहा था, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और लीगल ऑब्लिगेशंस, तो करेक्ट एक्शन तो यही हुआ कि इमरजेंसी में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को इन्फॉर्म करने को बोलना है या फिर पुलिस को खुद भी इन्फॉर्म करना है। एमएलसी का पुलिस को प्रॉपर खुद को डॉक्यूमेंटेशन नोटिफिकेशन देना होता है क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एक पुलिस का एक नंबर होता है, एमएनसी नंबर होता है। एवरी हॉस्पिटल, एवरी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट हैज अ नंबर। तो यू हैव टू इंटीमेट टू पुलिस ऑन ऑल द मेडिको लीगल। सर अगर ऐसा कोई मान लीजिए मेरे घर के सामने आ गया, ठीक है? उसे मालूम था कि फलाने डॉक्टर यहाँ पे घर पे रहते हैं और वो घर पे पेशेंट नहीं भी देखता, तो ऐसे सिचुएशन पे वो पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करे? Because if you are at a home and you are not at a clinic, you are not at a working hours, then you have a right to refuse to the patient. You can जी। say that I am not currently working. You can refuse the patient unless it is emergency. But you don't have any equipment. Then how would you treat the patient? Okay. और सर केस सिनेरियो नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर हैं जो टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे हम लोग कंसेंट का भी इम्पोर्टेंस को थोड़ा-सा समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं डॉक्टर शर्मा का, जो कि एक गाँव में टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन एक पेशेंट उनसे वीडियो कॉल पे कंसल्ट करता है, जिसे चेस्ट पेन हो रहा है। डॉक्टर शर्मा तुरंत उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जाने को बोलते हैं, पर पेशेंट हेजिटेट करता है और 2 घंटे बाद पता चलता है कि पेशेंट की हार्ट अटैक से वो एक्सपायर हो चुका है। फैमिली ने डॉक्टर पे अब नेग्लिजेंस का केस फाइल कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन पे बहुत सारे एक्ट्स मैंने आज रीड करा, मुझे खुद नहीं पता था कि टेलीमेडिसिन एक्ट बना है कोविड में 2020 के टाइम पर। 2020 में बना एक्ट, पूरा टेलीमेडिसिन का 2020 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली। जी। तो सर ऐसे सिचुएशन पे ये तो हमारे समय हमेशा ही होता रहता है, मतलब कोई फ़ोन करके पैसे भी नहीं दे रहे हमें, ठीक है? लेकिन फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आपके यहाँ-यहाँ से आपका नंबर मिला है, मुझे ये पेन हो रहा है या फिर मुझसे मेरे से आपने 3-4 महीने पहले आपने मेरे को देखा था, अभी मुझे ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने तो बोल दिया कि आप फलाने हॉस्पिटल में चले जाइए, लेकिन वो गए नहीं और डेथ हो गया तो फिर नेग्लिजेंस का केस। तो यहाँ पर कैसे एक डॉक्टर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है? तो इसके लिए सबसे पहली चीज होती है, जब भी टेलीमेडिसिन करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली चीज होती है, ओके, जी, तो कंसेंट टाइप की होती है, कंसर्न जनरली होती है, पहली होती है इम्प्लाइड और दूसरी जी, होती है एक्सप्रेस्ड। जी, तो जी। जब आपको फोन कर रहा है या आपके क्लिनिक में तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कंसेंट। ओके, एंड देन उसके बाद अगर आपको कुछ प्रोसीजर करने हैं, कुछ ट्रीटमेंट देना है, कुछ सर्जरी करनी है, तो देन यू टेक एक्सप्रेस कंसेंट। एंड ओके, रिसेंटली अभी जब से सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड शुरू हुआ है, तो कंसेंट इज टेकन, अगर आप उसको वीडियो फॉर्म में कंसेंट ले लो पेशेंट की, तो उसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट। अभी तक तो जो बेस्ट कंसेंट मानी जाती थी वो मानी जाती थी रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बट अब नाउ वीडियो अगर आप बना लेते हो उसके पेशेंट की, वो कंसेंट दे रहा है, उस टाइम पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हो विद डेट, टाइम एंड जियो टैग, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि पेशेंट ने अपने मुंह से बोला है कि उसकी कंसेंट है उस चीज।
ओके। और अगर पेशेंट ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करता है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड द रिटन इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। उसके ओके, अंदर अगेन आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, पेशेंट से लिखवाना पड़ेगा या पेशेंट से बुलवाना पड़ेगा कि डॉक्टर ने मेरे को एडमिशन के लिए बोला है और डॉक्टर ने मेरे को बताया है कि ये अगर मैं एडमिट नहीं हुआ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद भी मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ और उसमें 2 विटनेस के साइन चाहिए और उस पेशेंट के साइन चाहिए। अगर ये सब होता है तो इट विल स्टैंड इन द कोर्ट, आपने रिटन इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल लिखा है, और अगर उसका वीडियो कंसर्ट ले लेते हैं तो वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर इन केसेस में टेली कंसल्टेशन के अंदर अगर इमरजेंसी है और अगर डॉक्टर को पता चल गया है, अगर उसने बोला है कि उस पेशेंट को जाके नियरेस्ट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने बिल्कुल सही एडवाइस किया। सर मैं यहाँ पे मैं बोलना भी चाहूँगा कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, वो व्हाट्सएप पे भी ऐसे ही बस चलते-फिरते ही कुछ एडवाइस कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को भी ये भ्रम है कि व्हाट्सएप के या फिर जो टेक्स्ट मैसेज के जो डॉक्यूमेंट्स वो जैसे लिख दिया टेक्स्ट मैसेज में किसी ने ज़ेरो एलएसपी खा लो, तो ये सारी चीज़ें मतलब लीगल नहीं है या फिर प्रूफ नहीं की जा सकती। लेकिन आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से व्हाट्सएप पे भी आपने जो भी जानकारी लिखी है, जो टाइम स्टैम्प्स है, वो लीगल माने जाते हैं और कोर्ट में भी उसका एक मान्यता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर इसमें कुछ चेंजेस भी हैं? लाइक अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि कोर्ट ने जो समन्स भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उसको वापस से रिजेक्ट कर दिया और बोला है कि जो डॉक्टर है उसको इंडिविजुअल भेजना है, लाइक रिटर्न में हाथ के थ्रू, क्योंकि आजकल एडिट एडिट आ गया है व्हाट्सएप पे, तो यू कैन नेवर नो कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज एडिटेड। ओके। ओके, एंड एआई और डीपफेक के बाद यू कैन नेवर नो कि कौन सी चीज एडिटेड है और कौन सी रियल है, जब तक उसका साइबर फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं होता। यू कैन नेवर नो कि इट इज रियल और इट इज एडिटेड। So I would request all the doctors to reject consultation through WhatsApp. अगर आपको टेली कंसल्टेशन करना ही है तो स्पेसिफिक एप्स के थ्रू करो, जहां पे आप पहले उनसे कंसेंट फॉर्म भरवाओ। ओके, देन यू जी, गिव कंसल्ट टू देम एंड आफ्टर चार्जिंग ए फीस, बिकॉज अगर आप फ्री में कर रहे हो एंड दे कैन फाइल ए केस ऑन यू। ओके, बिकॉज आपने एडवाइस दिया, आपने मान लो लिख दिया कि ये टैबलेट खरीद के खा लो, उसने खा ली, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ के जो इंडिया के जो फार्मासिस्ट हैं और सब कुछ है, दे डोंट गिव मेडिसिन बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। आप उनके जी, पास जाओगे, एंटीबायोटिक चाहिए, कोई सी भी ड्रग चाहिए, वो लिख के दे देंगे आपको। इवन यू कैन टेक अल्प्राजोलम एंड स्लीप टैबलेट्स फ्रॉम डिफरेंट फार्मेसीज, because they don't need जी, any बिल्कुल। prescriptions, they don't prescriptions। तो इसमें अल्टीमेटली ब्लेम डॉक्टर पे आएगा कि हमको तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अल्प्राजोलम की टैबलेट्स खा के सो जाओ। अच्छा, तो मतलब इसमें हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो भी हम लोग ले रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है और प्रूफ ऑफ एडवाइस रिकॉर्ड उसका भी रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। कि हमने क्या एडवाइस दिया था या फिर हमने बोला कि आप तुरंत किसी दूसरे हॉस्पिटल में चल जाइए, तो फिर अगर रात में हो रहा है तो एक एक ऐसा भी मैं चीज़ सिनेरियो बता सकता हूँ ना कि जैसे कि मेरी जान-पहचान में ही किसी का फ़ोन आया, पड़ोसी ही था या फिर मतलब मैं समहाउ उसको जानता था बाय नेम और उसने मुझे रात को कॉल किया और रात में मुझे ऐप से जाने का मन नहीं किया, मैंने फ़ोन पर ही बोल दिया या फिर मैंने व्हाट्सएप पे ही बोल दिया, लोडिंग डोज़ उसको लिख दिया और बोला कि आप रेफर टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो उस कंडीशन में क्या मान्यता रख रख रहेगी व्हाट्सएप की So डॉक्यूमेंटेशन की? in those conditions, you should not prescribe medicine. You should just tell them to go to the nearest doctor or near, because अगर कुछ हो जाता है तो अल्टीमेटली ब्लेम आप पे आएगा। अच्छा, एंड इसी को बोलते हैं डिफेंसिव मेडिसिन। इवन इफ यू वांट गुड, बट अगर उसके चक्कर में कुछ बैड हो जाता है तो अल्टीमेटली वो ब्लेम आप पे ही करेंगे, क्योंकि उनको क्लोजर आपसे ही मिलेगा कि आप ही के कहने पे हमने मेडिसिन दी और उसको साइड इफेक्ट्स हो गए, इसलिए उसकी डेथ हो गई। बिकॉज लेमैन डजंट अंडरस्टैंड हाउ मेडिसिन वर्क्स। तो हम लोग अभी केस सिनेरियो नंबर 3 पे चलते हैं, लेकिन एक बार मैं वापस से सिनेरियो जो 2 था, मैं उसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सिनेरियो 2 था टेलीमेडिसिन और कंसेंट का इम्पोर्टेंस। उसमें अगर किसी को आपने बोला कि आप हॉस्पिटल चले जाइए और वो हॉस्पिटल नहीं गया और चेस्ट पेन का पेशेंट था, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है और आपको किसी ने कोर्ट में नेग्लिजेंस का केस दर्ज कर दिया है, तो करेक्ट एक्शन ये रहेगा कि वीडियो कंसल्टेशन का भी रिकॉर्डिंग कर किया जा सकता है।
आपने जैसा बताया कि अगर या मैं अच्छा, ऑब्वियसली अगर उसको आप रिकॉर्ड करके रख लेते हो तो आपके पास फ्यूचर में रेफरेंस रहेगा कि नॉट बी एडिटेड फर्दर। ओके, यू कैन हैव योर ओन कॉपी ऑफ दैट वीडियो कंसल्टेशन। आप अगर कुछ भी नेग्लिजेंस का केस होता है तो आप उसको कोर्ट के अंदर दिखा सकते हो, एविडेंस एज एविडेंस यूज कर सकते हो कि दिस इज द रियल एविडेंस, आई हैव द recording of the patient, he is accepting, he is giving consent, and I have given this kind of treatment which is according to the standard of the doctors. Okay. बिल्कुल। तो फिर करेक्ट एक्शन हमारा ये होगा कि वीडियो कंसल्टेशन का एक रिकॉर्डिंग रख लिया जाए। दूसरा, पेशेंट को लिखित में इमरजेंसी एडवाइजरी भेजना चाहिए, प्रेफरेबली हमारा जो ऐप का प्रिस्क्रिप्शन पैड होगा या फिर हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन पैड होगा उसका एक फोटो या क्लिक वो करके। टाइप करके आप दे दो तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके यू कैन सेव इट। बट जो एप्स होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो एवरीथिंग कैन बी एडिटेड, बट जो जी। प्रॉपर एप्स होंगे उधर एक बार जैसे सेंड हो गया, जैसे लाइक ए जीमेल, मेल पे अगर कुछ चीज सेंड हो जाती है इट कैन बी एडिटेड फर्दर। ओके, जी, बिल्कुल। और लाइक दैट। जो भी पेशेंट का कंसेंट है वो भी डॉक्यूमेंट करना है, और क्लियर वार्निंग जो हमने बोल रखी हुई पेशेंट को उसे रिकॉर्डिंग करना है, अगर पेशेंट अगर कभी भी मना कर रहा है हमारे ट्रीटमेंट को। तो तीसरे हम लोग सिनेरियो की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर कपूर है जो कि एक जनरल फिजिशियन है दिल्ली में। उन्होंने वो भी टेलीकंसल्टेशन देते हैं। एक पेशेंट को माइल्ड फीवर हुआ, ठीक है, थोड़ा-सा वीकनेस हुआ, माइल्ड फीवर हुआ, थोड़ा-सा वीकनेस हुआ, तो उन्होंने फ़ोन पे पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब कर दिया। 1 हफ्ते के बाद वो जब इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं, तब 1 हफ्ते के बाद पता चलता है कि वही पेशेंट को सीवियर डेंगू निकला है, और उसके रिलेटिव्स ने मिसडायग्नोसिस का केस फाइल कर दिया है, ठीक है? मिसडायग्नोसिस। तो इसके जो लीगल पॉइंट्स हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें होएँगी और करेक्ट एक्शन हमारे को क्या लेना चाहिए? अगर कोई पेशेंट हमारे सो पे मिसडायग्नोसिस का। तो अगर कोई फिजिशियन होगा, अगर वो फीवर भी आया, कुछ भी आया, तो ही शुड ऑर्डर बैटरी ऑफ टेस्ट। ओके, क्योंकि आजकल आप बिना टेस्ट ऑर्डर किए आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट उसके साथ आपको टेस्ट ऑर्डर करने ही करने हैं। क्योंकि बिल्कुल। अगर आप उसको बोलते हैं कि ऑर्डर दिस टेस्ट एंड फॉलो अप आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट्स, ओह! अगर पेशेंट नहीं करता है तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगी। बट अगर आपने टेस्ट ऑर्डर नहीं किए तो इसमें आप ही की नेग्लिजेंस होगी, क्योंकि आपको टेस्ट ऑर्डर करने पड़ेंगे अगर आपको लगता है कि जिस रीजन में जिस हिसाब से अभी जैसे रिसेंटली पुणे में, चेन्नई में जीबीएस के केसेस चल रहे हैं। जी, जी, जी। ओके, गुलियन के केसेस चल रहे हैं और उनसे अभी तक 7 डेथ हो चुकी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप देखा जाए तो। और इससे पहले पेरू में शायद ये एपिडेमिक या पेंडेमिक हुआ था, एपिडेमिक हुआ था, तो वहाँ कुछ अ 17 या 70 समथिंग डेथ हो गई थी जीवीएस सिंड्रोम से। ओके, अगर आप ऐसा कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो बारिश का सीजन है, आपको पता है कि इस टाइम पे मुंबई वगैरह रीजन में लेप्टोस्पायरोसिस, दिल्ली में मलेरिया, डेंगू ये सब हो सकते हैं। अगर आप टेस्ट ऑर्डर नहीं कर रहे, तो दिस इज योर नेग्लिजेंस। ओके, यू आर जस्ट ट्रीटिंग इट सिम्प्टोमेटिकली एंड यू आर नॉट मेकिंग अ डायग्नोसिस, तो ये डॉक्टर का नेग्लिजेंस होता है। बट आपने टेस्ट ऑर्डर कर दिए और पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा, तब ये पेशेंट का कॉन्ट्रिब्यूटरी नेग्लिजेंस हो जाएगा। जी। तो सर, मैं इस वाले पॉइंट पर ना 2 चीज़ें मैंने स्टडी करके रखी हुई है कि कुछ-कुछ लोगों ने, जब मैंने इसको अपने ग्रुप में भी डिस्कस किया था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर अगर ऐसा होएगा तो मिसडायग्नोसिस का केस हर दूसरा-तीसरा व्यक्ति कर देगा। तो इसके लिए मैंने वो देखा भी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है 2019 का, जहाँ पे डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के अंदर डॉक्टर को घसीटा जा सकता है और बोला जा सकता है कि हाँ, आपने गलत एडवाइस दी या फिर आपने मिसडायग्नोसिस किया। और हमेशा, जैसा कि डॉक्टर यमराज ने भी बहुत अच्छे से मेंशन करा, कि हमारे को प्रिस्क्रिप्शन में फ़ॉलो अप एडवाइस ज़रूर लिखना पड़ेगा, और सीरीज़ ऑफ टेस्ट। अगर हम लोग किसी एक जाने-माने किसी ऐप में रजिस्टर भी करते हैं, तो वहाँ पे एक टेम्पलेट्स होते हैं टेस्ट के। तो अगर आप उस पे एक बार से क्लिक भी कर देंगे, तो आपके सारे फीवर प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें एक जगह पे एड अप हो जाएँगी, तो आप बच सकते हैं। और जस्ट कोई भी अगर आप टेली कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो जस्ट उसको रैंडमली किसी नॉर्मल टेक्स्टिंग ऐप पे या फिर इंस्टाग्राम के डीएम में ऐसे मत करा करिए, तो नहीं तो आप पे ही लीगल केसेस बनेंगे। अगर आपको करना ही है कंसल्टेंसी जिसके आप पैसे भी ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आप एक ऐप का भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन भी देगा। और करेक्ट एक्शन इसमें और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जिस पे ध्यान दिया जाए? एक केस केस भी था, डॉक्टर मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021।
यहाँ पे डॉक्टर मुकेश कुमार पे मतलब नहीं करके बहुत ज़्यादा पैसों का पेनल्टी लगा दिया था। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ़ उसी केस का ही रेफ़रेंस है। और वहाँ पे डॉक्टर मुकेश कुमार को मतलब बरी इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वो बेकसूर थे। उनके पास सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स के साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन थे। तो उन्होंने बताया था कि मैंने तो सारे चीज़ फ़ॉलो अप वगैरह करने के लिए बोला था और डॉक्टर मुकेश कुमार ने ये भी चीज़ लिख रखा हुआ था अपने प्रिस्क्रिप्शन में और अपने एडवाइस में कि एडवाइस टू कंसल्ट इन पर्सन इफ सिम्पटम वर्सन्स। तो ये वाला चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये मैंने केस स्टडी में ही लिखा था, डॉक्टर मुकेश कुमार का ही है। एडवाइस टू कंसल्ट इन पर्सन इफ सिम्पटम्स वर्सन्स। तो ये वाला लाइन लिखने से भी आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर यमराज ने कहा कि फ़ॉलो अप एडवाइस तो लिखना ही लिखना है कि फ़ॉलो अप आपको करवाना ही है। और बस यही ये केस 3 था जो कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन वाला में ही मिला था। और एक केस वो 4 है, ये थोड़ा-सा मुझे अलग सा ही मिला और साइकियाट्रिस्ट वाले जो साइकियाट्री जो प्रैक्टिस करता है, उन पे ये वाला केस बहुत ज़्यादा बनता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेता हूँ, हाउएवर ये जो केस है मैं रेफरेंस भी बोल दे रहा हूँ, साबू मैथ्यूज़ जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। मैं नाम बदल के थोड़ा-सा बोल रहा हूँ। जो स्टोरी है कि डॉक्टर बैनर्जी हैं, एक डॉक्टर बैनर्जी हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं कोलकाता से और साइकियाट्रिस्ट का मैक्सिमम काम टेलीमेडिसिन से ही होता है और वो टेलीमेडिसिन के ज़रिए कंसल्टेशन देते हैं। उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म हैक हो जाता है और उनके पेशेंट्स का जो मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड्स है, अगर वो किसी सेलिब्रिटी को कैटर कर रहे हैं या फिर किसी अच्छे जाने-माने पॉलिटिशियन को कैटर कर रहे हैं, तो उनके मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड लीक अगर हो गए, तो सामने वाला जो पेशेंट है उसका करियर पे भी बहुत ज़्यादा अड़चन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इस पेशेंट ने क्या किया, लीगल नोटिस भेज दिया डॉक्टर बैनर्जी को और ये एक डेटा प्रोटेक्शन लॉस भी है, जो टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस आईटी एक्ट 2000 के तहत आता है, तो पेशेंट आपको इसके लिए भी सू कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। तो ये थोड़ा-सा मैंने थोड़ा-सा डिफिकल्ट चीज़ बना कर के पूछा है, लेकिन आप बता तो ज़रूर पाओगे और लोगों का भी पथ प्रदर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए डॉक्टर्स को इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अगर अच्छा, कोई कंसल्टेंट लिस्ट है, तो ही हैज़ टू टेक द इंडेमनिटी इंश्योरेंस एंड जी। इसके अंदर इसको इन सब जो लीगल एंड एवरीथिंग प्रोसीडिंग्स, कोर्ट कॉल्स, इन सब से प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर उसके ऊपर कोई केस भी होता है, नेग्लिजेंस भी होता है, कंपनसेशन भी पे करना होता है, तो ही कैन पे थ्रू दैट इंडेमनिटी। क्योंकि अगर आप टेली कंसल्टेशन कर रहे हो तो इसका एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि आपका डेटा लीक होगा ही। क्योंकि जब बड़ी-बड़ी कंपनियां लाइक फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेज़न इनके डेटा लीक हो सकते हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर के डेटा तो कभी भी लीक हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनसे बचने के लिए यू हैव टू टेक द इंडेमनिटी इंश्योरेंस लाइक एवरी क्लिनिकल पर्सन जो भी टेली कंसल्टेशन या जो भी नॉर्मल कंसल्टेशन भी कर रहा है। क्योंकि यू नेवर नो कि आपके ऊपर कब मेडिकल नेग्लिजेंस का केस फाइल हो सकता है, कब आपको कोर्ट के अंदर ले जाया जा सकता है, कब आपसे एक गलती भी हो सकती है या गलती नहीं भी हो और आपके ऊपर एक केस फाइल कर दिया जाए जिसको अगर ट्रायल के अंदर लेके जाया जाए तो आपके ऊपर कंपनसेशन देना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए यू कैन इंश्योरेंस एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेने के लिए आप यू कैन चेक वेरियस पॉइंट कि वो कितना कवर करते हैं, डू दे कवर द लीगल फीस और अगर पास्ट केसेस हैं, आपने आज इंडेमनिटी इंश्योरेंस लिया, पर आपने जो पहले केसेस किए, वो उनको कवर करते हैं या नहीं करते हैं। तो यू हैव टू चेक ऑल दैट व्हाइल द इंडेमनिटी एंड आल्सो जब भी डॉक्टर्स के ऊपर केस होता है तो कंपनसेशन रेंजेस फ्रॉम lakhs to crores. ओके, इट इज नॉट लाइक 2 लाख 4 लाख लाख का कंपनसेशन होता है। हमेशा 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक का कंपनसेशन तक जा ये तो सकता बहुत है एंड ज़्यादा है। दैट कुड योर ओके। अगर आपको कंपनसेशन में देना पड़ गया तो आपकी जो जितनी आपने मेहनत करी एमबीबीएस पीजी फेलोशिप प्रैक्टिस डेवलप करने में आफ्टर दैट आपके ऊपर कंपनसेशन एंड यू हैव टू पे दैट एंड ड्यू टू योर फॉल्ट और अदर्स फॉल्ट और यू नेवर नो कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है क्योंकि रिसेंटली अभी एक लेटेस्ट आया है कि जो नॉन मेडिको है वो भी एनएमसी के अंदर केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट डॉक्टर्स अगर स्टेट काउंसिल ने मना कर दिया कि नहीं है he can file in the NMC against doctor तो रिसेंटली अभी 2 दिन पहले इसका अप्रूवल आया है तो इट इज तो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस और ज्यादा राइज होंगे फ्यूचर में।
मैं कुछ और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि सबसे पहले तो आपको एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी का कुछ एग्रीमेंट होगा जो कि आप पहले से ही पेशेंट के साथ शेयर कर देंगे। तो वो जब उसके साथ एग्री करेगा तो इसमें छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं जिसमें आपका भी हाथ नहीं है। अगर आपका हैक हो जा रहा है प्लेटफ़ॉर्म तो इसमें आप की गलती नहीं है। तो और आप अगर पेशेंट ने इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट के लिए साइन करा हुआ है तो आप बच सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म्स को हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग नॉर्मली व्हाट्सएप बिज़नेस पे ना ना अपना प्रोफ़ाइल बना करके हम लोग नॉर्मल व्हाट्सएप से कंसल्टेंसी शुरू कर देते हैं। तो वो थोड़ा-सा सिक्योरिटी का ब्रीच अगर बोलेंगे तो एन्क्रिप्शन व्हाट्सएप बिज़नेस पे ज़्यादा बेहतर है। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बेटर है। गूगल मीट का जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो बहुत जगह पे ब्रीच खाता है। तो गूगल मीट्स मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे प्रेफरेबल नहीं है, ना ही ज़ूम भी उतना प्रेफरेबल नहीं है। पेशेंट का रिकॉर्ड्स हमेशा एन्क्रिप्टेड रखना पड़ता है और जैसा कि मैंने एक बार चीज़ बताई कि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो डॉक्टर यमराज ने क्लियर कर ही दी है कि इंडेमनिटी बॉन्ड आपके एक इंश्योरेंस आपके साथ होना ही चाहिए। तो ये था हमारा जो पहला सीरीज़ है, ये हम लोग एक डॉक्टर यमराज के साथ बैठकर मेडिकल लीगल केसेस का एक हम लोग ने सीरीज़ तैयार करा हुआ है कि कहीं केस ना हो जाए। और ये अगर आपको डॉक्टर यमराज मैं एक जैसे एक क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि ब्रेक्स जो होते हैं गाड़ी में उसका यूज़ क्या होता है? तो सभी ने यही सोचा कि ब्रेक से तो फिर गाड़ी स्लो होती है। मगर अगर आप हायर ऑर्डर थिंकिंग करें, तो पता चलता है कि अगर ब्रेक्स अगर होती हैं, तो हम लोग गाड़ी तेज़ चला सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास ब्रेक्स है, कभी भी स्टॉप किया जा सकता है। तो वैसे ही हमारे को अगर अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे को अपना ब्रेक समझना पड़ेगा। हमें फोरेंसिक के लीगल एस्पेक्ट्स जो कि डॉक्टर को पता होने चाहिए, वो ब्रेक की तरह काम करेगा ताकि आपका जो एक्सेलरेशन है प्रैक्टिस का, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। तो इसी सीरीज़ में हमारे पास बहुत सारे मतलब एपिसोड्स के लाइनअप है, जो पहले की दूसरा एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे हैंडलिंग पुलिस एंड लीगल नोटिसेस। पुलिस और लीगल नोटिसेस अगर हमें आ जाता है, तो उसे कैसे हैंडल करना है? डेथ सर्टिफिकेट एंड मेडिको लीगल केसेस को कैसे देखना है? मेडिकल नेग्लिजेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग और डिटेल में बातें करेंगे। सोशल मीडिया एंड डिफेमेशन ये बहुत ही ज़्यादा फायर इन द फॉरेस्ट टाइप का टॉपिक चल रहा है कि सोशल मीडिया एंड डिफेमेशन मतलब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का सोशल मीडिया में गलत रिव्यू दे रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है। ये भी एक मार्केट में अलग सा कॉम्पिटिशन है। अब मुझे लगता भी नहीं है कभी कोई एमबीबीएस में ये सारी चीज़ें पढ़ाएगा या फिर कभी लोग डिस्कस भी करेंगे। आपको ऐसे ही सोशल मीडिया पे अच्छे लोगों का को फॉलो अगर आप करोगे तो ये सारे टॉपिक्स को लोग उठाएँगे भी। और एक और चीज़ है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है इंश्योरेंस, बिलिंग एंड फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फ़ॉल्स एडमिशन करा करके वो इंश्योरेंस से पैसा ले लेते हैं और उसके थ्रू जो अच्छे वहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो भी फँस जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग एकदम इंट्रिगिंग बहुत सारे केसेस में अभी आपको पता चल ही रहा है कि बहुत मेहनत वाला काम है। दिन भर लग गया मुझे ये सारे एक्ट्स पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो अगला मुझे कुछ समय दीजिए, फिर से मैं लाइव के साथ हाज़िर हो जाऊँगा और डॉक्टर यमराज को भी मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि उनके बिना ये जो पॉडकास्ट है वो अधूरा है और वही एक हमारे शिप का एंकर है जो कि एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर यमराज आप बताना चाहते हैं कि मतलब इस सीरीज़ में और आप क्या-क्या चीज़ों को कवर करने के लिए उत्सुक हैं? वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। मैं बता रहा हूँ कि ये जो सीरीज़ है, जो सीरीज़ में मैंने ये सारे जो हेडिंग्स बताए कि ये सारे हम लोग एपिसोड्स या या फिर ये सारे इसके कंप्लीट अंदर इसके अंदर और भी बहुत कुछ चीजें ऐड की जा सकती है, लाइक यूज ऑफ एआई ड्यूरिंग कंसल्टेशन, क्योंकि बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल, मोस्ट बिल्कुल। डॉक्टर्स they are using chat gpt, they are MBBS students are using chat gpt while solving questions, physicians are using chat gpt because जो भी आपकी रिसर्च आपको आपको जर्नल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू रीड द होल थिंग, यू कैन जस्ट सर्च ऑन चैट जीपीटी, यू कैन यूज द सर्च ऑप्शन, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपडेट जो आया है, यू कैन हाँ, इन दैट यू सर्च एंड दे विल प्रोवाइड यू विद द रेफरेंस एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग. So you should know how to use ChatGPT while doing consultation and how reliable it can be and how it is helpful to use, to take the latest advances, because जो आप बुक्स पढ़े, मेडिसिन तो ऐसी चीज है कि हर 15 दिन में, हर 20 दिन के अंदर नए एडवांसेस आते हैं. तो बिल्कुल। आपने जो चीज
के अंदर पड़ी है और आप जब प्रैक्टिस करने गए कंसल्टेंसी में तब तक पता चला कि वो चीज आउटडेटेड हो गई। तो हाउ कैन यू कीप अप टू डेट? तो ये सब आपको पता रहना चाहिए क्योंकि रिसेंटली चैट जीपीटी और डीप सीक हो गए, दे कैन सर्च एवरीथिंग ऑन दैट। Recently, I have also read a book. I am also currently reading a book on AI revolution in medicine, written by the owner of that Chat GPT, and उसमें Sam Altman का forward भी है. It is a very great book, and I am currently reading that, and it is giving so much insight that how can you, increase your consultancy in everything, like during residency and everything, कि आप कैसे patient को best से best care दे सकते हैं. ये तो मतलब ही ये अगर टॉपिक अगर हम लोग नेक्स्ट लाइव में उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा हमें एंगेजमेंट भी मिलेगा और तब तक हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी कमेंट में अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि कब चैट जीपीटी को यूज़ करना है या फिर कब एआई टूल्स को यूज़ करना है, कब नहीं करना है और क्या-क्या लूप होल्स होंगे या फिर कहाँ पे एआई मार खा जाएगा और हमें चार्ज लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने बताया, सजेस्ट किया, मैं उस चीज़ को भी लाइन अप कर दूँगा। ऑफ कोर्स मैं सोचूँगा कि नेक्स्ट एआई पे ही बात हो। क्योंकि और फ्यूचर जो मेडिसिन इन हेल्थ केयर है, दैट हुँ, इज लाइक यू कैन नॉट डिनाई द एआई, क्योंकि एआई की जो स्किल्स है, उसकी जो डिडक्शन है, उसका जो डायग्नोसिस मेकिंग प्रोसेस है, like even after reading 20-30 years, you can miss some diagnosis, you can miss some lab test and everything, because human mind cannot remember everything unless you are having an IQ of Einstein or great personalities. So जी। you have to rely on the book, but instead of relying on the books it takes so much time, because आपके पास पेशेंट के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट है, आपको उनकी कंसल्टेशन की समरी लिखनी होती है, पेपर वर्क करना होता है, आपको डिस्चार्ज भरना, तो एआई कैन हेल्प यू इन ऑल ऑफ दैट। डॉक्टर ठाकुर का एक सवाल है, सर कैन यू प्लीज़ रिपीट द नेम ऑफ द बुक यू रेड? सैम ऑल्टमैन वाली सर आप किताब का नाम एआई, बता रहे आई विल शेयर यू द लिंक। हैं? जी। तो आप जिन्होंने डॉक्टर यमराज को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, वो उन्हें ट्विटर पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वो वहाँ पे लिंक शेयर करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर यमराज के साथ मैं बहुत दिनों से कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी करता रहता हूँ। सर का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा विख्यात है और जैसा मैंने बताया कि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स और जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके साथ ही वो डीलिंग करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे वेबिनार भी होस्ट किए हैं और बहुत सारे वेबिनार वो होस्ट करते भी रहता है। तो आप वो उस वेबिनार को पक्का से अटेंड करिए। ऐसा नहीं है कि जो फॉरेंसिक वाले डॉक्टर होंगे, उन्हीं को फ़ायदा है। हर एक जो डॉक्टर है, जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी है, उसे भी फॉरेंसिक के जो छोटे-मोटे जो डिटेल्स होते हैं, उसको पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि एक ब्रेक की तरह काम करता है। अगर आपको करियर के हाईवे पे आगे बढ़ना है, तो आपको अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि आप इनके हर एक वेबिनार को आप ऐसा भी है ना कि जैसे डॉक्टर ये युवराज, अगर आप इन सब चीज़ों को जान जाते हैं ना, तो आप आपका जो डॉक्टर्स का जो सर्कल है, मान लीजिए कोई अ वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भीलवाड़ा में प्रैक्टिस कर रहा है या फिर कोई कलकत्ता में एक छोटे से जगह पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई हिसार में प्रैक्टिस कर रहा है, रोहतक में प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो जो छोटे-मोटे जो डॉक्टर्स का ग्रुप होगा ना, उनके बीच में अगर इतने सारे नॉलेज को बातचीत से अगर शेयर करेगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जैसे कि ये सारे जो हमने आज के पॉडकास्ट में शेयर करी चीज़ें, कौन-सा एक्ट कैसा है, कब मतलब पेशेंट को डील करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाएँगी। तो आप दूसरों को भी कंसल्ट कर सकते हो। आप दूसरे भी आपके जो को-पीजीटीज़ हैं या फिर आपके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, ठीक है? आप उनसे भी कंसल्टेशन कर सकते हो, आप उनको भी आप आगे बढ़ा सकते हो। एक क्वेश्चन आया हुआ है डॉक्टर हिमाग्नो पूछ रहे हैं कि कैन एआई रियली टेक द लाइफ रोल ऑफ अ रियल डॉक्टर? लाइक कैसे बताऊं मैं इसको, ऐसा है कि रिसेंटली जहां तक मुझे पता चला है कि जब जनरल सिम्टम्स की बात आती है, लाइक जनरल, आपको पता है कि यू हैव सिम्टम्स लाइक वायरल फीवर और सिंपल टच, तो एआई है ना उसकी रिप्लेस है, क्योंकि आपने सिम्टम्स बताया, एआई कैन चेक योर टेम्परेचर, एआई कैन चेक योर ब्लड प्रेशर, एआई कैन डू योर ब्लड टेस्ट, okay, and on the basis of the symptoms that you are telling, he can do all these things ki, like, okay, you are having a viral fever, you are having a bacterial infection, he can prescribe you medicine. जो जनरल बिल्कुल। फिजिशियन का पार्ट है,
it can be totally replaced, क्योंकि unless it is surgical or an interventional process, तो AI can do all these things, क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल डॉक्टर से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। आप उसको एक्सरे भी प्रोवाइड कर दोगे, he can read that x-ray better than a doctor. Okay, तो रियली क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि यूके और जो भी बेटर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां के अंदर क्योंकि कंसल्टेशन डॉक्टर का कंसल्टेशन इट टेक्स टू मच टाइम, लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स, और बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो दे व्हाट दे हैव डन, दे हैव डेवलप्ड एआई सॉफ्टवेयर्स where you can go, you can tell your symptoms, they will check your blood pressure, temperature and everything, and they will prescribe you things, and if it is not okay within 2 or 3 days, then you can consult a real doctor in real time. So yes, totally, for basic symptoms AI can replace doctors. And also if you are not, assisting help of AI, then if you are thinking that AI cannot help you, then you will stay behind in this race, taking consultation and everything. Because most of the things you can diagnosis on your own, but कुछ ऐसे diagnosis भी होते हैं जो AI के पास बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसके पास पूरे वर्ल्ड का मेडिकल लिटरेचर एक मिली सेकेंड, एक नैनो सेकेंड के अंदर वो एग्जामिन करके बता सकता है कि इसके अलावा ये भी हो सकता है। क्योंकि जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ रिवोल्यूशनरी मेडिसिन, अगर आप उस बुक को एक बार पढ़ेंगे तो आपको लिटरली समझ में आएगा कि किस टाइप से डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि रियली डॉक्टर के पास एक टाइम नहीं होता कि वो एक पेशेंट को 2 मिनट 10 मिनट दे सके। वो ज्यादा से ज्यादा पल्स करता है, बीपी चेक करता है, हाँ तुमको खांसी हो रही, तुमको जुकाम हो रहा है, तुमको बुखार हो रहा है, टैबलेट एमोक्सिक्लेव, टैबलेट ये टेस्ट लिख दिए, उसके बाद रिपोर्ट दिखा। डॉक्टर यमराज, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आपके इस पूरे विवरण के साथ। और मैं तो खुद भी बहुत एआई पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, और मैं खुद भी सैम ऑल्टमैन को और ये डीप सीक और जितना लामा, क्लॉड है, इन सब चीज़ों को बहुत फॉलो करता भी हूँ। तो आई कैन रिलेट एवरीथिंग व्हिच यू हैव सेड। मुझे एक चीज़ का डाउट ये लगता है कि जब ऑलरेडी एआई जीपी का प्रैक्टिस पूरा खाने वाला है, और एक तरफ से बॉटलनेक पहले से ही तैयार हुआ, और दूसरी तरफ से ये बजट में और भी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये बॉटलनेक तो बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। एक्चुअली इससे क्या होगा कि अभी तक तो जो डॉक्टर्स है, दे आर कंसंट्रेटेड इन टियर 3 सिटीज एंड मेट्रो सिटीज। ओके, बट व्हाट विल रियली हैपन नाउ कि डॉक्टर्स को टियर 1 एंड विलेजेस में जाना पड़ेगा अगर उनको अर्निंग करनी है। मतलब जो अभी जो डॉक्टर्स है वो जो टियर 1 पे हैं, वो अब धीरे-धीरे मतलब टियर 3 की तरफ जाएँगे। हाँ, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब टियर 1 सिटीज आर मेट्रो सिटीज ना, हाँ, मैं हाँ। कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो टियर 1 सिटीज है, अभी तक जितने भी स्पेशलिस्ट है, जो भी है वो वहीं पे कंसंट्रेट है, क्योंकि लाइफस्टाइल का इशू आ जाता है। बट धीरे-धीरे क्या होगा, जैसे-जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इन टियर 2, टियर 1 विलेजेस डेवलप होंगे, वहाँ पे स्कूल्स डेवलप होंगे, कॉलेजेस डेवलप होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर डॉक्टर वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी पूरी फैमिली शिफ्ट होती है, उसका बच्चा शिफ्ट होता है वहाँ पे। तो उसके अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। तो उसके लिए उनको विलेजेस को टियर 3, टियर 2 सिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। और अगर वो धीरे-धीरे डेवलप होते हैं, तो क्योंकि मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं, अभी वो धीरे-धीरे अपने होम टाउन में जाके वो अपना सेटअप शुरू कर रहे हैं। दे आर इन द विलेजेस, बट दे आर स्टार्टिंग देयर सेटअप, क्योंकि उनको पता है अगर वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसी सिटीज में रहें, तो उनका वहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं होगा, जितना उनके अपने एरिया में जाके ग्रोथ होगा। और ये भी कुछ समय की बात है, मतलब जब ये टियर 3, टियर 2 भी अच्छा खासा सैचुरेशन देख लेंगे, क्योंकि अब तो यूजी लेवल पे बहुत ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है। बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बात यूजी के उससे फर्क नहीं पड़ता, पीजी और स्पेशलिस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अगर आप खुद अपने एरिया में देखोगे तो आज के 10 साल पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट होता था, और आप देखोगे तो आज 5 से 6 कार्डियोलॉजिस्ट आपके एरिया में ही आपको मिल जाए। एंड जब वो इतनी पढ़ाई करके इतने एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, तो उनको लगता है कि वी शुड देन दे गो टुवर्ड्स इलीगल प्रैक्टिस। लाइक अभी रिसेंटली गुजरात का भी कांड हुआ था, मैंने 5-6 पहले एक स्टेटस डाला था, जो गुजरात के जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स थे,
वो गाँव में कैंप लगाते थे और ज़बरदस्ती पेशेंट को एडमिट करके उनका स्टेंट लगा देते थे हाँ, और हाँ, बोलते हाँ, थे हाँ। कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हमको स्टेंट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आयुष्मान भारत है और ये जो जितने भी चल रहे थे, इनके थ्रू वो पैसा उठाना चाहते थे। तो स्टेंट लगा देते थे और पैसा और इस चक्कर में 2 पेशेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद से ये केस हाईलाइट में आया। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो गाँव में जाके कैंप लगाते हैं, ताकि उनको आयुष्मान भारत से पैसा मिल सके और जो जिनको ट्रीटमेंट की नहीं, उनको भी ज़बरदस्ती ट्रीट करते हैं। तो ये एथिकल अनएथिकल एंड इल्लीगल प्रैक्टिसेस भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे हैं कि जिन्होंने अलग ही ड्रीम देखे होते हैं कि भाई हम जब डीएम कर लेंगे या एमसीएच कर लेंगे, तो वी विल बी अर्निंग टू मच। बट जब उनको लगता है कि यार ये तो नहीं हो रहा, तो जो एक्सपेक्टेशंस होती है और जो वो हर्ट हो जाती है। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर देव का। उन्होंने कहा है कि आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज्ड विद एआई व्हाट विल बी द इन फ्यूचर ऑफ सर्जिकल डॉक्टर्स। इसका आंसर डॉक्टर मोहता वाले पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि रोबोटिक सर्जरी आने में इंडिया में अभी बहुत समय है और जैसे उसका भी सेम ही आंसर हो जाएगा अगर तो फिर सर्जन्स भी टियर 3 में की तरफ ही मूव करेंगे। किसी ने लिखा हुआ है, डॉक्टर 009 ने लिखा हुआ है, चैट जीपीटी प्रोवाइड वेरी गुड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टू। ये भी या मैं चैट बोलूंगा। एवरीथिंग, चैट जीपीटी इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब कुछ है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी और सबसे बड़ी बात, मैंने आज ही एक आर्टिकल पढ़ा, मतलब मैंने आर्टिकल नहीं, ध्रुव राठी का वीडियो देखा था। तो उसके अंदर मैंने देखा कि जो चैट और डीप सीक है, इसके अंदर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस यही है कि चैट जीपीटी सब कुछ है, बट जो डीप सीक है, उसके अंदर ऐसा है कि कि अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर ही आएगा, इंजीनियर की जरूरत है तो इंजीनियर ही आएगा, बट चैट जीपीटी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो रिसेंटली हम्म, जो आगे जो फ्यूचर में 1-2 साल बाद जो एआई आने वाला है, अगर सोचो कि स्पेशलिस्ट एक ऐसा एआई बन जाए जो केवल मेडिकल और हेल्थ के लिए हो, तो उसको कितना सारा और वो उसको तो पास आना ही कितना है। सारा एक्सपीरियंस होगा, उसके पास कितनी लैंग्वेज लर्निंग मशीन्स होंगी एंड एलएलएम ट्रेनिंग होगी, जितना एक हाँ, ह्यूमन पूरे लाइफ टाइम, मतलब उसको 10 लाइफ टाइम भी लग जाएंगे, तो भी वो उतने अभी वो पूरे नहीं होगा। पास्ट और फ्यूचर में आने वाले रिसर्च नहीं कर सकता। क्योंकि काउंसलिंग करना, क्या डायग्नोसिस करना, एवरीथिंग इट्स गोइंग टू रिवॉल्यूशनाइज इन द नेक्स्ट 1 और 2 years, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी हेल्थ केयर बेस्ड मॉडल्स बनने लग जाएंगे। अभी तक तो केवल ओवरऑल मॉडल, बट जिस दिन केवल हेल्थ केयर बेस्ड एआई चैटबॉट्स एंड एआई मॉडल्स बन गए, तो रियल डॉक्टर रिक्वायरमेंट इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि जो चैट जीपीटी या इस टाइप की जो भी एआई चैटबॉट्स होंगे, वो रियल लाइव कन्वर्सेशंस कर पाएंगे एंड दे विल बी अवेलेबल एट एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे आप साइकियाट्रिस्ट को कॉल नहीं कर सकते, पर रात को 2 बजे आप उस एआई चैटबॉट से, रात को 3 बजे आपको एंजाइटी, आप फिजिशियन के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, बट उस एआई चैटबॉट को आप रात को 3 बजे ही बात कर सकते हो, क्योंकि इट विल बी पेड एंड आपने उसी को पैसा दिया है, तो आपसे बात करेगा एंड ही विल कंसोल यू। को- इस चीज पे एक सेपरेट हम लोग लाइव सेशन जरूर करेंगे और इसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस की कब चैट जीपीटी या फिर एआई असिस्टेंट आपके काम आ सकता है और कब इसको काम पे नहीं लेना चाहिए और कहाँ पे वो है हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है कि हम लोग ऑफ कोर्स एक इंटेलिजेंट क्राउड को ही केटर कर रहे हैं डॉक्टर यमराज। हमारे जो सब्सक्राइबर बेस है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग पे ही बिलोंग करता है और वो हमें समझेगा भी कि इस चीज को कैसे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो कुछ कमेंट करके या फिर हमारे जो फोरम है उस पर डिस्कस कर। सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, आप इसको अपनी प्रैक्टिस में इंटीग्रेट कर सकते हो। बिल्कुल। आप खुद का एआई चैटबॉट बना लो, आप हाँ, हेजन हेजन। को बोलो हाँ, कि ये मेरी शक्ल का एआई चैटबॉट है, आप इसी से बात करो, और आपकी जितनी नॉलेज है आप उसको ट्रेन कर दो अपनी लैंग्वेज के अंदर। मैं हेजन का एक बार ट्रेनिंग करा रहा था। हेजन पे अपना मॉडल ट्रेन कर रहा था और उसमें मेरा जो मैनेजर है उसने मेरे को बहुत सही बात बताई कि सर आप ये अभी मत करो, कुछ दिनों तक रहने दो क्योंकि वो आपके रेटिना का स्कैन ले लेगा तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है।
क्योंकि आपके पास तो फिर आपका खुद का तो कुछ बचा ही नहीं ना, हमारा तो गवर्नमेंट ने ये भी लेके रखा हुआ है आधार वगैरह में, रेटिना का भी स्कैन अगर आप हर जगह भेजते रहते हो, तो फिर आप जब तक कहीं पे फिज़िकली नहीं हो तो आपको कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इस चीज़ में मतलब फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ेगा। फूक-फूक के नहीं, यू हैव टू बी नॉलेजेबल। अगर नहीं पढ़ रहे हो, नहीं आप क्या बोलते हैं एडवांसमेंट के साथ-साथ आप नहीं चल रहे हो and you are like kind of orthodox thinking, so then you will be left behind within 4 to 5 years, क्योंकि जो नेक्स्ट हुँ, जनरेशन आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हुँ। डॉक्टर्स जो प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं। They कोई are नहीं पता। doing everything on their own. Okay, they are learning everything on their own. They are learning everything digitally. उनको रियल बुक से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं होना। उनके जितने भी सब कुछ चलते हैं, नोटपैड, आईपैड, उसी के ऊपर बुक चलती है। उनको कुछ भी डाउट होता है वो टीचर से पूछने भी जाते हैं, सीनियर से पूछने भी जाते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी बिना भाव खाए बहुत अच्छे से बता देता है। 2018 और 19 में जब जिन्होंने नीट पीजी दिया था, ठीक है? और फिर जैसे-जैसे उन्होंने 2020-21 में दिया, तो कॉम्पिटिशन हर साल मतलब एक बहुत सिग्मॉइड कर्व की तरह बढ़ने लग गया था। लोगों ने बताया कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आ गया, लोग इंटर्नशिप के दौरान भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। अब तो ऐसा इंटर्नशिप हो अभी फर्स्ट ईयर, अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, they are learning through this Barrow prep ladder अब तो and other, बैरो प्रेप they are लैडर भी खत्म हो गया ना, अब तो एआई असिस्टेंट आकर वो खुद आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी ये कुछ नहीं, अभी मेरे पास मैसेजेस आते हैं 12th स्टूडेंट्स के, नीट यूजी एस्पिरेंट्स के, तो दे आर नॉट आस्किंग डाउट्स टू देयर टीचर्स, दे आर आस्किंग डाउट्स टू चैट जीपीटी, तो मतलब एक अलग ही क्योंकि स्पीशीज़ भी टीचर्स तैयार हो रही रिप्लाई है। नहीं करते, टीचर्स रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सएप पे। अब उनको रात में 1 बजे पढ़ना है, 1 बजे डाउट आया, उनको उसी टाइम क्लियर करना है। मैसेज छोड़ देंगे तो टीचर तो सुबह देखेगा ना, पर चैट जीपीटी से पूछा तो वो तो उसी टाइम रिप्लाई कर देगा तो और वो वही अच्छे वाला से क्वेश्चन। बताएगा। तो डॉक्टर यमराज चैट एक बात जीपीटी बताइए। ज़्यादा कंपेयर टू टीचर। डॉक्टर यमराज एक चीज़ बताइए आप, जैसे कि हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने तो भैया ऐसे टाइम पे उन्होंने मतलब जन्म ले लिया कि अच्छा उन्होंने कमाया, खाया मतलब अच्छा खासा मतलब कोठी बंगला अपना कर लिया। अब हम एक ऐसे जनरेशन पे आए और एक हमारा जो जूनियर जनरेशन है, उनके पास सारी सुविधाएँ हैं, ठीक है? सारी मतलब सारी की सारी सुविधाएँ हैं। अब उनके साथ हम कम्पीट कर नहीं सकते और ये वाले लोग तो बहुत आगे ही निकले हुए हैं। तो हमारा ही सबसे जनरेशन जो हम और आप हैं, हम लोग ही सबसे ज़्यादा तो अनफॉर्च्यूनेट है। you have to read, you have to get updated, you have to update your knowledge, you have to learn coding, you have to, क्योंकि केवल पहले ऐसा होता था कि केवल आप डॉक्टर हो, आजकल डॉक्टर यमराज आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज़ नहीं आ रही। इज इट ओके नाउ? अटक गया। हाँ जी, बस आवाज़ तो आ रही है बट आप नहीं दिखाई दे रहे। वीडियो मेरा इधर अटका, कॉल आ गया था, एक सेकेंड। ओके। किसी ने कुछ-कुछ लिखा हुआ है कि बायगॉट्स ऑफ इंडिया आर द बिज़नेस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ओनर्स। ऐसा बात नहीं है, ऐसे क्यों बोलते हो? ठीक है? और द थिंग इज़ कि आज यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ही बंगाल ग्लोबल बिज़नेस समिट भी लगा हुआ है। तो वहाँ पर एट लीस्ट गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग बिज़नेस करना शुरू करें और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इंडिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत डायर नीड पे है कि कोई एंटरप्रेन्योर्स बाहर निकले और इकोनॉमी को बढ़ाए बिकॉज़ वी आर मतलब बहुत पीछे छूट चुके हैं हम लोग। तो बिज़नेसमैन ही है जो कि एक नेक्स्ट अब एक होप बचे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग तो करप्ट होते ही हैं, तो उस चीज़ का नहीं कुछ कह सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ गुड देन। हाँ, इन व्हाट रिस्पेक्ट? ज़रूरी थोड़ी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब रहेगी कुछ दिनों में तो एआई बॉट ही आके पढ़ा दिया करेगा ना। एक एचओडी नहीं, रहेगा एक अभी डिपार्टमेंट तो में। जितने भी राजस्थान में, तो मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में तो लिटरली ऐसा है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे फैकल्टीज हैं, वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस चलते हैं क्लास में, और एक कोई ना कोई आके अटेंडेंस लेता है एंड दैट्स इट। टीचर्स की जरूरत ही नहीं बचती है फर्स्ट सेकंड ईयर में, क्योंकि उनके पास जो टीचर्स आएंगे उनसे अच्छे अच्छे लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़े हैं और कॉलेजेस वही प्ले, ऐसा है।
तो डॉक्टर यमराज, इस लाइव को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमने पूरा जो टेलीमेडिसिन के ऊपर था और जो हमारा फ़ोन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ थी, वो हम लोगों ने कंसल्ट कर लिया और बात चली तो कुछ कमेंट्स की वजह से हम लोगों ने एआई के बारे में भी अच्छा खासा डिस्कशन कर दिया। हाउएवर एक पूरा सेपरेट लाइव हम लोग एआई के ऊपर ही डेडिकेट करेंगे। जो आज हमने लाइव किया उसका कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स मैं हाइलाइट कर देता हूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टेलीमेडिसिन और मेडिको लीगल केसेस हर एक डॉक्टर के लिए बहुत रिस्की एरिया है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कंसेंट और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है। जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं वो जो सर ने बताया है, यमराज सर ने बताया है कि इंडेमनिटी इंश्योरेंस कराना है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, पहले से ही आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का डिस्कशन कर लेना है। ऐसे ऐप के ही थ्रू कंसल्टेंसी करें जहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट मिले। या आम तौर पे मिल आप जाए और टेस्ट मिल जाए सब कुछ। डॉक्टर यमराज प्लीज रिपीट करिए, लाइन कट गई थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे ऐप्स यूज़ करिए जहाँ पे प्राइवेसी हो, जहाँ पे ऑलरेडी रिटन टेस्ट हो एंड एवरीथिंग इन द कंसेंट एंड सारे फॉर्म्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, तो आपको बार-बार मेहनत ना करनी पड़े कंसेंट लेने के लिए, सब कुछ के लिए। ये एक सॉफ्टवेयर भी था क्या, जीडीपीआर कॉम्प्लायंस या फिर एचआईपीएए कॉम्प्लायंस का एक सेक्शन होता है कुछ ऐप्स में, जिनके पास ये दोनों चीजें हों उसी को ही ऑप्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को। या हाउ मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैंने लिखा था नोट्स में, तो मैंने एक बार एक आर्टिकल में पढ़ लिया था। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इमरजेंसी केसेस में जान बचाना पहला फर्ज है हमारा। बाद में मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज हैंडल की जा सकती हैं, लेकिन करनी जरूर है। और ये सारी जो केस स्टडीज है हर एक डॉक्टर के लिए एक लीगल गाइड है जो कि सेफ मेडिकल प्रैक्टिस उनके लिए इंश्योर कर देगा। तो डॉक्टर यमराज, आपके वापस से दर्शन दुर्लभ है क्या? कभी भी बुलाओ मेरे को, तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, अभी फिलहाल अभी जो आप अंधेरा छाया हुआ है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, अभी दिख नहीं रहा क्या कुछ? नहीं, आप लास्ट जब से वो स्क्रीन ऑफ हुआ था मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। किसी और को दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर यमराज, या फिर मेरे को सब इधर मेरी दिखाई, स्क्रीन की प्रॉब्लम? मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, आ नहीं रहा ऑप्शन इधर। ओके ओके, नो चलो प्रॉब्लम। सेशन अभी सेशन तो हो फिर गया। यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और आपके जो भी डाउट्स होंगे जो लाइव सेशन को बाद में भी देख देख रहा है, तो प्लीज हमारे को कमेंट करके पूछिए कि आप और नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या चाहते हैं। और हम लोग एकदम ग्राउंड रियलिटी, एकदम बातचीत, जैसे एक नॉर्मल बातचीत हो रही है ना, वैसे हम लोग बातचीत कर करके आपको समझा देंगे। कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, और ये एआई भी नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, ये वाला जो एक फीलिंग है ना, एक ह्यूमन ह्यूमन के थ्रू ही आदान-प्रदान हो सकता है। एआई तो ऐसे मैं पॉज़ जैसे दे रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, तो एआई तो वो भी नहीं लेगा। ठीक है? तो इट मेक्स अस ह्यूमन, ठीक है? तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और हमारा जो पहल है, हमारे जैसे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर यमराज हो गए, मैं हो गया, डॉक्टर संपत हो गए, डॉक्टर अंकित हो गए, ये सारे जो लोग हैं, उनको भी एक बार विज़िट करिए, उनके भी चैनल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको भी सोशल मीडिया पे फॉलो करिए। अगर आपको हमारी वाइब्स के साथ आप मैच करते हैं तो। तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर यमराज, एनी लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज तो ये है कि एवरीथिंग आपको डॉक्यूमेंट रखना है। डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि जो पेपर पे लिखा है वही सच हुआ है, चाहे आपने पेशेंट को ट्रीट किया या नहीं किया, बट आपने पेपर पे लिखा है तो वही सच माना जाएगा कोर्ट के अंदर। दूसरा, कंसेंट लेना है आपको, एक्सप्रेस रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और अगर आप वीडियो कंसेंट लेते हैं किसी प्रोसीजर से पहले तो वो ज्यादा बेटर है। दूसरा, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस है, स्पेशलिस्ट है, तो आपको इंडेमनिटी इंश्योरेंस करना जरूरी है। एंड बस ये है कि आप एक्स्ट्रा एडवाइस या एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पे पेशेंट प्राइवेसी और इनको दिखाने से बचें, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस थैंक यू। सेशन टुडे। थैंक यू डॉक्टर यमराज। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी। इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।